नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपराध की एक और घटना बताऊंगा। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है बिहार, जिला है भोजपुर। भोजपुर में आरा बहुत प्रसिद्ध जगह है, आप जानते होंगे। वहाँ 6 जून 2025 को थाना बड़हरा के गांव छपरापर पे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया थानाध्यक्ष को भी और कंट्रोल रूम को भी। उसका नाम ऋषि था। ऋषि ने 5 बजे शाम को थाने पर ये सूचना दी कि उसकी बहन की ससुराल में हत्या कर दी गई और उसे जल्दबाजी में उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। उसने ये भी बताया कि मैं परिवार के साथ पहुंच रहा हूं। उसका दाह संस्कार जहां रामगंगा घाट पे किया गया है, हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं और वहीं अगर आप भी आ जाएंगे तो अभी उसके घर के लोग सब वहीं पर मौजूद हैं और वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल पुलिस वहां पहुंच गई और पुलिस ने वहां पर देखा कि वहां से सब लोग भाग गए। रामगंगा घाट है, जो गांव है छपरा पर, उससे करीब 7 किलोमीटर दूर। पुलिस ने वहां जो और दाह संस्कार के लिए दूसरे लोग आए हुए थे, दूसरी डेड बॉडीज के साथ, उनसे जानकारी ली और बताया गया कि जल्दी में उन लोगों ने उसे, महिला थी, उसे जलाया और जलाने के बाद एक छोटा बच्चा उसका लाया गया, उसे दिखाया गया। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और फिर वहाँ से सब लोग, ऐसा लगा कि उनको ये जानकारी हुई कि पुलिस आ रही है, वहाँ से सभी लोग भाग गए। पुलिस ने फौरन घर जाकर छपरा पर के जो लोग थे, उसके परिवार के, महिला के पति और बाकी लोग, उनसे पूछताछ की और ये पता लगा कि मृतका संध्या देवी, जिसकी उस समय उम्र 35 वर्ष थी, उसकी शादी चंदन कुमार गुप्ता से की गई थी। यानी पति उसका चंदन कुमार गुप्ता था और पति उसका शिक्षक था। एक प्राइमरी पाठशाला में वो पढ़ाता था, और प्राइमरी पाठशाला नहीं, वो उद्वंत नगर प्रखंड के मध्य विद्यालय में सरकारी शिक्षक था। यानी इंटरमीडिएट कॉलेज में वो सरकारी शिक्षक था, मतलब बड़े स्कूल में, प्राइमरी नहीं, बड़े स्कूल में शिक्षक था। और उन लोगों ने ये भी बताया कि इनकी शादी 29 अप्रैल 2017 को हुई थी। पुलिस ने कैलकुलेट किया कि ये हत्या या ये घटना शादी के 7 साल बाद हुई है। इसका मतलब इसमें दहेज हत्या की बातें नहीं आएंगी। इस बीच में वहाँ सभी संध्या के सारे घर वाले पहुँच गए। संध्या के कई भाई हैं। उनके पिता विजय कुमार शाह का निधन 1998 की एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। संध्या की जिम्मेदारी उनके सबसे बड़े भाई राजीव कुमार गुप्ता और 3 अन्य भाई ऋषि गुप्ता, राकेश गुप्ता और राजेश गुप्ता के कंधों पर आ गई। और ऋषि ने ये बताया, ऋषि ने ही फ़ोन भी किया था थाने पर, और ऋषि ने ही उस बहन की अपनी पूरी जिम्मेदारी ली थी और उसकी शादी में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसने बताया कि शिक्षक देखकर कि लड़का शिक्षक है, पढ़ा लिखा है, परिवार अच्छा है, हम लोगों ने अपनी बहन की शादी ठीक की थी। और शादी के कुछ समय, उसका ये कहना था, शादी के 4-5 सालों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। इसी बीच में उसको एक बेटा भी हुआ जिसका नाम सार्थक था और घटना के वक्त उसकी उम्र 7 वर्ष थी। और उसके बाद उन्होंने कहा 5-6 साल तक सब ठीक रहा। उसके बाद अचानक ये पता लगने लगा कि वो घर में पत्नी के साथ बहुत दुर्व्यवहार करने लगा और शादी के इतने सालों बाद वो 10 लाख रुपए दहेज में न दिए जाने की शिकायत भी बार बार
अपनी पत्नी से करता था। पुलिस को जब ये पता लगा कि उसका बच्चा, क्योंकि वहाँ जो दूसरे लोग दाह संस्कार कर रहे थे, उन्होंने अंदाज से ये बताया था कि एक छोटे बच्चे को उसे जलती हुई चिता में उस महिला को दूर से दिखाया जा रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और जब पूरी जानकारी पुलिस ने इकट्ठा की तो ये पता लगा वो दूसरा और कोई नहीं, सार्थक ही था, मृतका का 7 साल का बेटा। पुलिस ने उससे, बच्चा था, छोटा था, शौक में था, लेकिन पुलिस ने उससे अलग से अलग थाने पर न ले जाकर अलग एक जगह पर, एक कमरे में अच्छे से पूछताछ शुरू की। तो उसने सारी जानकारी पुलिस को बता दी। उसने कहा कि मैंने पिता को तकिए से माँ का मुंह दबाते हुए देखा था और उस समय उसे ये लगा था कि शायद पिता का माँ से झगड़ा हो रहा है और वो लेटी हुई है, लेकिन बाद में उसे पता लगा कि उसकी माँ की मौत हो गई है। मैंने आपको बता दिया कि यही बेटा उसका सार्थक, यही चश्मदीद गवाह था। सवेरे सवेरे ही जब उसने माँ को देखा कि वो हिलडुल नहीं रही है, उसे अंदाज हुआ कि शायद वो उसका देहांत हो गया है। उसके पिता ने कहा कि हम तुमको बुआ के यहाँ छोड़ आते हैं और इस बीच में तुम 2-3 घंटे यहीं पर रहो, मैं तुम्हारा आधार कार्ड बनवा कर ला रहा हूँ। कुछ देर बाद जब वो बुआ के यहाँ भेज दिया, सब उसने अपने पिता को देख लिया कि वो तकिया दबाकर मार रहे हैं। और सवेरे सवेरे जब ये लगा कि अब हल्ला होगा, ये मर गई है, तो सवेरे सवेरे ही 6-7 बजे ही उसे वहाँ से उसकी बुआ के यहाँ ले गए और उससे कहा कि मुझे आधार कार्ड बनवाने जाना है, तुम 2-3 घंटे यहीं रहो। लेकिन करीब 2 घंटे बाद ही एक आदमी उनके घर से आया और उसने ये कहा कि तुमको पापा बुला रहे हैं, और उसको, बच्चे को लेकर वो गंगा के घाट केशवपुर पहुंच गए। वहाँ उसने देखा कि एक चिता है जिस पे आग ताजी ताजी लगी हुई है और उस कपड़े में, यानी माँ की उस कपड़े में जिसमें जो साड़ी उसने पहन रखी होगी, वो साड़ी भी वहीं पास में पड़ी हुई है। और पूछा उसने कि माँ को क्या हो गया, तो पापा ने कहा कि तुम्हारी माँ तपस्या कर रही है तुमको अच्छा इंसान बनाने के लिए। और घाट पर पापा के अलावा भी कई लोग मौजूद थे। उस समय तक इस घटना का कोई वीडियो नहीं आया था, लेकिन अगले ही दिन 7 जून को उसका एक वीडियो भी आ गया, जिसमें वो लोग लाश को लाकर और उसे लकड़ी रख के उसके ऊपर उसको, महिला को बिठाकर, और फिर पति ही उसमें आग लगा रहा था। और आग लगाते समय ही उस बच्चे को लेकर कोई आदमी मोटरसाइकिल से आया था और उसे दूर खड़ा कर दिया था। पिता उसको सांत्वना दे रहे थे और शायद जैसा बताया गया कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हारी माँ आग के भीतर तपस्या कर रही है। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो सार्थक को भी वहीं बुलवा लिया गया, केशवपुर घाट पर, गंगा घाट पर। पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। वो जो वीडियो मिली उसमें भी ये दिखाई पड़ रहा है कि मम्मी की साड़ी उसने, जो जब नहलाते हैं मृतक को या महिला को, तो साड़ी उसकी या कपड़े उसके निकाल के रख दिए जाते हैं। वो बच्चा उस साड़ी से लिपट कर यही कह रहा था कि ये मेरी माँ की साड़ी है। और वहीं पर वो तकिया भी मिला, जिसे संध्या के भाई ने पुलिस को पूरी जानकारी देकर वो सारे कपड़े जो वहाँ उन लोगों ने चिता के पास गंगा में भिगोने के बाद जो रख दिए थे, वो सब इकट्ठा किए और उन सारी चीज़ों को, सारे कपड़ों को पुलिस को हस्तगत करा दिया। पुलिस ने भी मौके पर देखकर और सार्थक की बातें सुन के उसकी भी समझ में आया कि इन लोगों ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। फिर भी ऋषि की तहरीर पर
ऋषि की तहरीर पर पुलिस ने चंदन सहित ससुराल के 5 अन्य लोगों से के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। बेटे से पूछा कि ये लड़ाई कब से शुरू हुई या कब माँ बाप में झगड़ा हुआ और तुम ये देख कर कैसे सोच रहे थे कि अभी पिताजी झगड़ा कर रहे हैं, माँ लेटी हुई है, थोड़ी देर में उठ जाएगी। सार्थक ने कहा कि पापा कुछ महीनों से किसी महिला से, किसी लड़की से, किसी आंटी से बात करते थे और वो जब भी बात करते थे माँ इस बात के लिए उससे झगड़ा करती थी और पिता उसके साथ मारपीट करते थे और कई बार पापा ने मम्मी को चप्पल से मारा था। एक बार वो जिस लड़की से बात कर रहे थे, मैं और मेरी माँ बाजार गए थे कुछ लेने के लिए, लौट के आए तो माँ ने कमरे के दरवाजे पे खड़े होकर वो पूरी बात सुनी और उनके हाथ से वो फ़ोन छीनने की कोशिश की कि आखिरकार ये कौन है। तो इस पर पापा बहुत नाराज़ हो गए और जूता चप्पल जो भी उनके हाथ में आया वो उसी से मेरी माँ को मारने लगे। उस समय माँ ये बार बार कह रही थी कि मैं यहीं दरवाजे पर खड़ी हूँ और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम उस लड़की को प्रपोज कर रहे हो। बच्चे को प्रपोज का मतलब नहीं पता था, लेकिन उसने कहा कि माँ बार बार ये कह रही है कि मेरे रहते हुए तुम किसी और को कैसे प्रपोज कर सकते हो, जिस पर पापा ने उसकी बहुत पिटाई की थी। पापा ने मम्मी से कहा था कि तुम भूत हो, तुम डायन हो, तुम मेरे घर से चली जाओ और इसी वक्त चली जाओ, ऐसा सार्थक ने बार बार कहा और ये कहा कि घाट पर बड़े पापा समेत गांव के अन्य लोग मौजूद थे। मैं मम्मी की हर बात मानता था, मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। ये कह के जितने लोग पूछताछ कर रहे थे वो भी गमगीन से हुए, क्योंकि वो बच्चा बहुत सेंटिमेंटल होकर बातें कर रहा था। मैंने आपको बता दिया कि शादी 29 अप्रैल 2017 को हुई थी और संध्या के पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और बड़े भाई राजकुमार गुप्ता जिन्होंने उसका कन्यादान किया था, उनकी 2022 में हृदयाघात से मृत्यु हो गई। वो अपनी बहन के मारे जाने से या उसके चले जाने से तब से वो बिल्कुल शांत थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उनकी 3 बहनें नूतन देवी, चंचल देवी और मधु देवी थीं और ये सबसे छोटी होने के कारण संध्या सब भाई बहनों की बहुत लाडली थी। फिर सार्थक अभी यूकेजी का छात्र है और एक बार उसने ये बताया कि जो टीवी दी गई थी उनको वो ख़राब हो गई थी और उसकी खराबी के कारण उसने पापा ने मम्मी को बहुत मारा था कि तुम्हारे यहाँ से ये खराब, बहुत गाली दी थी, मारा नहीं था, मारपीट ये सब इस साल यानी 7 साल पूरा होने के बाद की बात उसने बताई थी। पर बच्चे ने, सार्थक ने पुलिस का काम आसान कर दिया और सारी बातें पुलिस को बता दी कि कैसे कैसे उसके माँ के साथ दुर्व्यवहार होता था और कैसे पिता ने उसकी माँ को मार दिया था। ऋषि ने यह भी बताया कि 6 जून को 4:34 पर गांव के ही किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी है और उसकी लाश को जला दिया। जैसे ही ये फ़ोन कटा था वैसे ही मैंने थानाधिकारी को, थानाध्यक्ष को फ़ोन करके ये बात बता दी थी, अपने सभी भाई बहनों को बताई और जो लोग भी घर पे मौजूद थे उनके साथ हम गंगा घाट पर के लिए रवाना हो गए थे। भांजे से जब पूछा गया तुमने क्या देखा, तब उसने पूरी बात बताई थी और माँ उनकी वो भी जिंदा है और उसने कहा, जानकी देवी नाम है उनका, और उन्होंने कहा कि ये मेरी छोटी बेटी थी, सोचा था कि लड़का पढ़ा लिखा शिक्षक है, बेटी को अच्छे से रखेगा। मैं अपनी बेटी को अंतिम बार उसका मुंह भी नहीं देख पाई। सभी भाई बहनों ने पिछले 1 साल में जब से उसने झगड़ा करना शुरू किया, वो सभी लोगों ने बार बार जाकर समझाया, कई बार परिवार की पंचायत भी कराई कि आखिरकार इतने सालों में अब जाके तुम्हें दहेज की और तमाम दिक्कतें, 5-6 साल तक तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम
हर बात पर झगड़ा कर रहे हो, वो बराबर पैसे की मांग करने लगा। लेकिन ये सब वो जानबूझकर करता था ताकि ये छोड़कर चली जाए। समझाने के बाद 2-3 महीने शांत रहता था और उसके बाद फिर उसकी हरकतें उसी तरह की हो जाती थीं जैसा पिछले साल 1.5 साल में उसकी हरकतें थीं। खैर, पति और सास समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और बड़हरा के थानाध्यक्ष शैलेश्वर प्रसाद ने बताया कि ससुराल वालों ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से महिला की लाश जला दी है। बिना पुलिस और मायके को सूचना दिए दाह संस्कार कर दिया है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। घाट से जो कपड़े बरामद हुए थे उसे एफएसएल भेजा जा रहा है और एक एक की गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। बहरहाल अभी सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। 2 लोग सिर्फ उसकी सास और एक मृतक के चाचा, ये 2 मृतक के चाचा नहीं, जो उसके पति हैं उसके चाचा, ये खाली ये 2 गिरफ्तार हुए हैं। बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। भाई ने चंदन कुमार गुप्ता यानी पति, सीता देवी सास, जो पटीदार थे वीरेंद्र कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी और आरोपी पति के चाचा राजेंद्र शाह, इन्हीं की गिरफ्तारी हुई। राजेंद्र शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तो उसकी सास, मृतका की सास और उसके पति के चाचा, ये 2 ही गिरफ्तारियां अभी तक हो पाई हैं। आज की घटना में पति नहीं बल्कि पत्नी की हत्या हुई। मैं लगातार पतियों की हत्या के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें पत्नी प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर रही थी। लेकिन आज की घटना पत्नी की हत्या हुई है। पति का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के 7 साल पूरे होते ही, जैसे ही अप्रैल 2024 हुआ, उसकी शादी शायद 29 अप्रैल 2017 को हुई थी, तो 29 अप्रैल 2024 को 7 साल पूरे हो गए। 7 साल पूरा होते ही उसने वो सब कुछ शुरू किया जो प्रताड़ना में आता है, प्रताड़ना की परिभाषा में आता है। उसने पत्नी को रास्ते से हटाने की या उसे मायके भेज देने की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी और इसी प्लानिंग के तहत वो झगड़ा करने लगा, उल्टा सीधा कहने लगा, डायन कहने लगा बार बार। बच्चा 7 साल का हो गया था। इतने छोटे बच्चे भी सारी बातें समझते हैं, समझदार हो जाते हैं। वो तो पढ़ने भी जाने लगा था, तो उसने सारी बातें बताई कि पापा मम्मी को क्या क्या कहते थे। पर ये सारी कोशिश उसकी इसलिए थी कि वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाए। लेकिन उसकी पत्नी किसी भी कीमत पे घर छोड़कर मायके जाने को तैयार नहीं थी। वो सारा समय बच्चे की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में व्यतीत करने लगी। अपने आप को उसने डाइवर्ट कर रखा था। उसके सामने ऐसा लगता है कि कोई और चारा नहीं रहा होगा, या उसे लगा होगा कि मायके जाने से सिवा परेशानी के और कुछ नहीं होगा। ससुराल में रहेंगे तो बाकी लोग तो हैं ध्यान देने के लिए, पति न ध्यान दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 साल बाद वो दहेज का उलाहना देने लगा, बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा कि 10 लाख रुपए कहा गया था लेकिन आज तक मुझे नहीं मिला। दहेज हत्या के प्रावधानों में, जिसको पहले 304B कहते थे, अब उसको 80 भारतीय न्याय संहिता धारा 80 सेक्शन 80 ऑफ BNS, जिसमें उल्लेख है कि एनी अननेचुरल डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज, ये 304B यानी वर्तमान की BNS की धारा 80 में अपराध माना जाएगा। ये बात सही है कि लाश नहीं मिली, पोस्टमार्टम नहीं हुआ और एकमात्र जो चश्मदीद है वो उनका 7 साल का बच्चा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायल नहीं हो सकता, कि चार्जशीट नहीं सबमिट हो सकती। बहुत एविडेंस हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं जो ट्रायल तक इस मामले को ज़रूर ले जाएंगी और उम्मीद है इसमें सज़ा भी हो जाएगी।
जैसे 7 साल के सार्थक को घटना का जैसे ही उसको अंदाज सा लगा हो, उसको बुआ के यहाँ भेज दिया गया और जब चिता जलाई जा रही थी तब उसे जलती हुई चिता में माँ को दिखाया गया। पति ने ये पाप किया और उसे ये और कह के कि तुम्हारी अच्छाई के लिए माँ आग में तपस्या कर रही हैं। अब आप सोचिए उस कच्चे मन को, जिसकी माँ सामने लकड़ियों के ऊपर लेटी हुई जल रही हो, उससे ये कहना कि ये तपस्या कर रही है, ऐसा नहीं कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल उसकी समझ में आ रहा था। और उसके बाप ने इतना बड़ा पाप किया है जिसका प्रभाव सार्थक पर आजीवन रहेगा। तपस्या शब्द से उसे घृणा हो जाएगी। जब भी किसी की तपस्या करने या तपस्या का नाम आएगा, उसकी आंखों के सामने वो जलती हुई चिता और उसकी माँ दिखाई देगी उसे। तो एक तो उसे इस शब्द से घृणा हो जाएगी और सारी उम्र वो जलती हुई चिता को नहीं देख पाएगा। बड़ा होगा, आसपास के लोगों में जब ऐसी घटना होगी कि उन्हें ले जाया जाएगा शवदाह के लिए, तो अव्वल तो वो जाएगा नहीं। अगर जाएगा तो जलती हुई चिता को देखकर वो बिल्कुल असंयमित हो जाएगा। उसके मन मस्तिष्क में जो घाव उसके पिता ने दिए हैं वो कभी वो भूल ही नहीं सकता, आजीवन नहीं भूल सकता। चिता देखकर वो कितना भी सामान्य दिखने में लग रहा हो, लेकिन वो कभी सामान्य भी नहीं हो पाएगा। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, सब लोगों ने सुना होगा कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि आप किसी निर्बल को, दुर्बल को, अबला को, कमजोर को कभी मत सताइए। वो तो बेचारी अबला ही थी, दुर्बल भी थी, सारा सहन करती थी, बोलती नहीं थी। उससे असहाय कौन हो सकता है? सारी प्रताड़ना झेलती थी, अपने बच्चे के लिए वो बनी रहती थी, कहीं जाती भी नहीं थी। तो ऐसे लोगों को मत सताइए। जाकी मोटी हाय, जिनकी हाय, जिनका श्राप ये जो है वो बहुत भारी भरकम होती है, उससे बच पाना कठिन होगा। तो जाकी मोटी हाय मुई खाल की सांस सो। उन्होंने उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने कि वो जो लोहार के यहाँ धौंकनी होती है वो चमड़े की होती है, किसी मृत जानवर की होती है। उसी को वो जब वो खींचता है उसमें हवा भरती है, जब छोड़ता है तो उसमें हवा निकलती है और उसी हवा से वो गर्म कोयले के ऊपर लोहे को पिघलाता है। अब देखिए उस जमाने में जो लोगों का दर्शन था, जो लोगों की सीख थी, जो वो अपनी आँख से देखते थे और कैसे उसको समझाने के लिए बताते थे कि मुई खाल की सांस सो, उस मृत चमड़े की, किसी मृत व्यक्ति के उस चमड़े की जिसमें कोई जीव नहीं है, मुई खाल की सांस सो, उसमें से जो सांस निकल रही है उससे सार भस्म हो जाए। सार लोहे को कहते हैं, उससे लोहा भस्म हो जाता है। इसलिए आपने जिस दुर्बल को, जिस असहाय को, जिस निर्बल को, जिस गरीब को अगर आप सताएंगे तो उसकी आह आपको जीने नहीं देगी। और हमें उम्मीद है कि मृतका की आह, संध्या की आह बिल्कुल नहीं जीने देगी उसके पति को। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से जब इसका ट्रायल होगा तो उसे जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा जरूर मिलेगी। आशा है आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।